Hello and welcome to our Kota Career Point channel. This is Mahendra Singh Naruka. I am faculty of social science at Kota Career Point School, Kochaman City. In this video series, we will explain about Pallav dynasty and Chalukya dynasties, which were the two regional kingdoms. Okay, let's start. Pallav dynasty, as you can see here, time period is from 275 to 897 CE, approximately time period of 600 years. But there were dimension as well. Here in this map, we will find out some important locations such as Ranipat over here. In this Ranipat, there was a modern day, it is also called Arcot. Arcot was the area where Pallav dynasty ruled. Here you can see Chennai, olden day is Madras. Next is Tiruchirappalli, modern day Tiruchinappalli. In the southeast, there is Tanjavur, it's Tanjore. So these onto these four places, Pallav dynasties rule over here. Continuing with our topic, ruler of this dynasty had control over Arcot, Madras, Tiruchinappalli and Tanjore. Its founder was Simhavarman, but it is conflicted issue. यहाँ पर एक डिबेट का इश्यू है कि सिमवर्मन वॉज द फाउंडर और नॉट. इंस्क्रिप्शंस में द मेंशन ऑफ फर्स्ट पल्लवा किंग was of Vishnugop of Kanchi. After that, other rulers were from this dynasty were Simhavishnu, Mahendravarman first. He was a very popular ruler. Narsimhavarman first, Mahendravarman second, followed by Parmeshwarvarman first, Narsimhavarman second, Parmeshwarvarman second, Nandivarman second and पल्लव किंग अपराजित. अपराजित का नाम पहले भी आ चुका है चोल डायनेस्टी के दौरान. आदित्य सन एंड सक्सेसर, Vijayalaya son and successor Aditya had defeated Aparajit. Such kind of statement was made in the descriptions of Cholas. Proceeding further, Mahendravarman, जैसे कि मैंने पहले बताया था, he was a popular ruler. Mahendravarman, he was a great architect, एक बढ़िया वास्तुशिल्पी था. So what he did, he built many temples of carved stones. स्टोन्स को कार्व्ड आउट करके, स्टोन्स को कटिंग करके टेम्पल्स बनाए उसने. ही ऑल्सो रोट अ प्ले जिसका नाम था मत विलास प्रहसन. एक नाटक भी लिखा उसने जिसका नाम था मत विलास प्रहसन. मत शब्द का मतलब होता है मद यानी नशा, विलास मतलब लग्जरी और प्रहसन मीन्स नाटक. दिस प्ले वॉज रिटन बाय महेंद्रवर्मन. और ये उस समय के जो आडंबर चल रहे थे, उस समय के जो सोशल इश्यूज जो थे उसको लेकर इसने लिखा है. मत विलास प्रहसन एक शराबी व्यक्ति की कहानी है और इसने किस तरह से समाज के अंदर मौजूद जो कॉन्फ्लिक्टिंग बुराइयां थी उसके बारे में उसने बताया गया है. महेंद्रवर्मन ने संस्कृत और तेलुगु लैंग्वेज को, दोनों ही लैंग्वेज को काफ़ी बढ़ावा दिया. ही डग महेंद्र पोंड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एग्रीकल्चर में बेनिफिट मिले, इरिगेशन फैसिलिटीज मिल सके. हाउएवर ही वॉज डिफीटेड बाय चालुक्यन किंग पुलकेशिन सेकेंड इन 610 CE. 610 CE के दौरान जो है ये चालुक्य किंग जो था पुलकेशिन सेकेंड, चालुक्य डायनेस्टी के बारे में हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे. तो चालुक्य किंग जो था पुलकेशिन सेकेंड, उसके द्वारा ये हार गया है. चालुक्यन किंग पुलकेशिन सेकेंड के बारे में डिस्क्रिप्शंस हर्षवर्धन के टॉपिक में भी हम पढ़ सकते हैं. ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, नरसिंहवर्मन जो कि महेंद्रवर्मन का सन एंड सक्सेसर था, उसने पुलकेशिन सेकेंड को 642 में हरा दिया था. इज दैट क्लियर? 642 में हरा दिया था और उसकी कैपिटल वातापी को ऑक्यूपाई कर लिया था. बट चालुक्यास टुक देयर रिवेंज इन 655 CE. परमेश्वरवर्मन फर्स्ट जो था उसके टाइम पर चालुक्यन किंग विक्रम आदित्य ने अपनी पुरानी
अपने पूर्वजों की हार का बदला ले चुका था। The initial Pallav rulers established a town called मम्मलपुरम। इन्होंने एक शहर बसाया था जिसका नाम था मम्मलपुरम। अभी मम्मलपुरम कहाँ पर है? वी विल सी इन द मैप। मम्मलपुरम यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपको दिखाई देगा चेंगालपट्टू। यहाँ पर एक उन्होंने टाउन इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था मम्मलपुरम। फिर हम बात करेंगे, देयर दे बिल्ट 5 चैरियट टेम्पल्स। 5 रथ मंदिर उन्होंने बनाए थे। रॉकेट स्टैच्यूज हैव बीन ऑल्सो कार्व्ड आउट। पल्लव रूलर्स बिल्ट टेम्पल्स इन कांची ऑल्सो। और इन्होंने कांची में भी कई मंदिरों का निर्माण किया था। इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो विष्णु जी के भक्त थे। हावेवर ये सभी रिलीजन को लेकर एक अच्छी नीति ही फॉलो किया करते थे। नेक्स्ट इज चालुक्यन डायनेस्टी। द टाइम एरा वॉज 550 to 757 CE and resurgence means re-emergence from 973 to 1200 CE। 2 बार इस डायनेस्टी का उदय होता है 500, एक तो 6th सेंचुरी में और एक 10th सेंचुरी के अंदर। बीच में ये डायनेस्टी जो है गायब ही रहती है इतिहास के पन्नों से। लेट्स स्टार्ट दिस डायनेस्टी। चालुक्य किंग पुलकेशिन फर्स्ट हैड परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। इस डायनेस्टी के बारे में, पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में पता चलता है कि ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। और उसके बाद में चालुक्यास ऑफ वातापी वो हैड रूल्ड फ्रॉम 550 टू 757 CE। यानी कि 2 चालुक्यास की ब्रांचेस थी, एक वातापीस चालुक्यास, एक कल्याणीस चालुक्यास। तो इसमें पहला टाइम पीरियड जो 550 से लेकर 757 CE तक है, एक्सेप्ट 15 साल का जो, माफ कीजिए 13 साल का जो एक्साइल पीरियड था 642 से लेकर 655 के बीच का। इस टाइम पीरियड के दौरान जो है इनका राजकाज नहीं था, ये एक्साइल में ही थे, यानी ये वनवासी थे। तो इन 13-14 सालों के दौरान जो है ये एक्साइल में थे, वनवासी थे। वातापी के चालुक्य, वातापी इज ऑल्सो कॉल्ड बाय अनदर नेम बादामी। मॉडर्न डे कर्नाटक में एक प्लेस है वातापी और बादामी। तो वातापी के चालुक्य जो है वो 550 से लेकर 757 तक रूल करते हैं, एक्सेप्ट बीच में जो एक टाइम लैप्स है वो टाइम लैप्स 13 साल का है, 642 से लेकर 655 के बीच में। प्रोसीडिंग फर्दर, इसका जो 4th किंग था पुलकेशिन सेकेंड, ही वॉज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। एक रीज़न तो ये कि इसने हर्षवर्धन को भी डिफीट किया, सेकेंड रीज़न ये है इसने चालुक्यन, माफ़ कीजिए चालुक्यन नहीं, उसने पल्लव किंग महेंद्र वर्मन को भी डिफीट किया था। सो 4th किंग पुलकेशिन सेकेंड जो है उसने अपनी राजसत्ता 608 CE में संभाली और इसका एम्पायर नर्मदा रिवर से लेकर कावेरी रिवर के दायरे के बीच में था। फ्रॉम नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ टू द कावेरी रिवर इन द साउथ। एक अच्छा खासा इसका एम्पायर था। मतलब मॉडर्न डे आप इसे समझ सकते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरल। इसकी डिफीट पल्लव किंग के द्वारा ही होती है जिसका नाम होता है नरसिंह वर्मन, और ये डिफीट होती है 642। और इसी के बाद ये आने वाले 13 साल तक एक्साइल में रहते हैं, यानी कि आने वाले 13 साल तक ये वनवासी बन के रहते हैं, ये अपने राज्य से दूर रहते हैं। और उसके बाद में पल्लव डायनेस्टीज जो है वापस से रीऑक्यूपाई करती है अपनी रीजन्स को 655 के आसपास में। पुलकेशिन का बेटा विक्रम आदित्य फर्स्ट, उसने जो भी खोई हुई ग्लोरीज थी, यहाँ पर विक्रमादित्य सेकेंड लिखा है बट इट इज रॉन्ग, विक्रमादित्य फर्स्ट होगा यहाँ पर। पुलकेशिन सन विक्रमादित्य फर्स्ट डिफीटेड राष्ट्रकूटास इन 973 CE। 973 CE में इसने राष्ट्रकूट किंग को डिफीट किया था और चालुक्यास ऑफ कल्याणी को फाउंड आउट किया था। चालुक्यास ऑफ कल्याणी यानी कि जो लेटर चालुक्यास थे, कल्याणी इज ऑल्सो इन कर्नाटक मॉडर्न डे, और उस कल्याणी को उन्होंने कैपिटल बनाया। तो इसकी 2 ब्रांचेस थी, चालुक्यास ऑफ वातापी एंड चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो ये जो कल्याणी वाले चालुक्य थे उनकी स्टार्टिंग की थी विक्रमादित्य ने।
इनकी लगातार चोलास के साथ में लड़ाई होती रहती थी, संघर्ष होते रहते थे। सो दिस न्यू डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 973 टू 1200 सी। चोला किंग राजराज फर्स्ट ने सत्याश्रय को डिफीट किया और चालुक्यन किंगडम को क्रश किया था। सत्याश्रय कौन? सत्याश्रय वॉज द चालुक्य रूलर और राजराज वॉज द चोला रूलर। इन दोनों के बीच में, जैसे कि आपने ऊपर वाले पॉइंट में देखा, दे वेर इन कॉन्फ्लिक्ट विद चोलास। तो राजराज फर्स्ट और सत्याश्रय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट ये निकला कि सत्याश्रय वॉज डिफीटेड, बट सोमेश्वर जो कि अनदर चालुक्यन किंग था, उसने राजराज के सक्सेसर को, राजाधिराज को कोप्पम के बैटल में डिफीट कर दिया था। कोप्पम के बैटल में डिफीट कर दिया था। ये कोप्पम किधर है? केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप इसे देख सकते हो। हियर यू कैन सी, ये है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। तो इस पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में कोप्पम नाम की प्लेस है। यहां पर इन्होंने जीत हासिल की थी। सेवेंथ किंग विक्रम आदित्य सिक्स्थ और विक्रमांक, ही टुक ओवर कांची, यानी कांची पर इसने कब्जा कर लिया और अपना राज्य को और ज़्यादा एक्सपांड किया, पावरफुल किया। ही गेव प्रोटेक्शन टू बिल्हन हु वॉज द राइटर ऑफ विक्रमांक देव चरित्र। इसने बिल्हन नाम के एक विद्वान को भी आश्रय दिया, जिसके वजह से विक्रमांक देव चरित्र लिखा गया था। प्रोसीडिंग फर्दर, इनकी कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कल्चरल अचीवमेंट्स क्या है? चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो वैष्णविज्म, शैविज्म यानी हिंदू धर्म को, वैदिक धर्म को फॉलो किया करते थे। बट दे ऑल्सो गिव प्रोटेक्शन टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैन धर्म और बुद्धिज्म धर्म को, दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दिया हुआ था। यानी डिस्पाइट बीइंग हिंदूज, चालुक्यास गेव प्रोटेक्शन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स भी बनाए थे। नेक्स्ट आते हैं, इनका एक फेमस लॉयर था विज्ञानेश्वर करके, नाम याद रखिएगा, 1 मार्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विज्ञानेश्वर इज फेमस लॉयर, विज्ञानेश्वर जिन्होंने मिताक्षरा का निर्माण किया था। मिताक्षरा एक लॉ बुक है, एक कानून के ऊपर लिखी गई किताब है, और ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार काम करती है। सो मिताक्षरा वॉज द लॉ बुक विच वॉज रिटन बाय विज्ञानेश्वर, और ये लिखी किसके बेस पर थी? याज्ञवल्क्य के स्मृति के बेस पर लिखी गई थी। तो ऐसा बताया जाता है कि विज्ञानेश्वर जो है कल्याणी में रहा करते थे, यानी कि लेटर चालुक्यास की जो कैपिटल थी वहाँ पर ये रहा करते थे। मिताक्षरा वॉज एन ऑफिशियल लॉ बुक ऑफ हिंदू लॉस की एक ऑफिशियल, एक प्रमाणित किताब हुआ करती थी। ये कल्चरल अचीवमेंट्स थी। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल इन्वेडर्स की, एक्सटर्नल इन्वेशंस एंड असिमिलेशंस। जो बाहरी आक्रमणकारी थे, जो बाहर से आते थे और भारत पर अटैक करते थे, बिकॉज यहाँ पर इंडिया काफ़ी ग्लोरियस था, इंडिया काफ़ी रिच था, इंडिया कल्चरली रिच था, इंडिया पॉलिटिकली रिच था, इंडिया सोशली भी रिच था, इंडिया इकोनॉमिकली भी रिच था। तो इन सभी कारणों से एक्सटर्नल इन्वेशंस, इन्वेशन शब्द का मतलब होता है अटैक्स, तो एक्सटर्नल इन्वेशंस एंड असिमिलेशन, असिमिलेशन मतलब घुलना मिलना, एक जगह पर एक कल्चर के अंदर मिल जाना। तो यहाँ पर हम 3 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, शकास, कुशानास एंड हुनास। सो लेट्स स्टार्ट। अभी जो शकास थे, शकास का मेजर पॉइंट कहाँ से था? ये सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी, एक वॉरियर ट्राइब थी, एक योद्धा ट्राइब हुआ करती थी। ये एक योद्धा जाति हुआ करती थी जो कि सेंट्रल एशिया से भारत के अंदर प्रवेश करती है। सेंट्रल एशिया कहाँ पर है? आप इस मैप में देखो, इस मैप के अंदर कंप्लीट एशिया दिखाई देता है। सेंट्रल एशिया शुरू होता है यहाँ से, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर अफगानिस्तान, ये सेंट्रल एशिया के इलाके हैं। एंड सम पार्ट्स ऑफ दिस चाइना एज वेल। तो इतने बड़े रीजन से ये बिलोंग करते थे।
नॉट ओनली शकास बट कुशानाज एज वेल, बट हुनाज एज वेल। ये जो तीनों ही इन्वेडर्स थे ये यहीं से बिलोंग करते थे और भारत पर अटैक करने का एक लंबा हिस्ट्री रहा है। चाहे वो सिकंदर ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो मिनेंडर क्यों ना हो, फिर चाहे वो शक क्यों ना हो। शक यानी शिकास। तो यहीं से वो अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में रूल करते हैं, इंडिया में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं और फिर धीरे धीरे इंडिया की ही संस्कृति में घुल मिल जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो शकास वर द वॉरियर ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया, जिन्होंने भारत में अपने रूल को स्टार्ट किया था। इनका टाइम पीरियड जो है 71 BC से लेकर 305 CE के बीच में है। तो लगभग इनका टाइम पीरियड जो है 400 वर्षों का है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शकास was a warrior tribe of Central Asia which had occupied the entire regions of Western Afghanistan and बलूचिस्तान, मतलब पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्रों पर उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अब ये भारत में कैसे पहुंचे? भारत में ये बोलन पास के थ्रू होते हुए पहुंचे थे। बोलन पास पाकिस्तान के माउंटेनियस रीजन्स के अंदर से होकर गुजरता है। एक बोलन पास है और एक खैबर पास है। खैबर पास जो है खैबर पख्तूनख्वा रीजन में है और बोलन पास जो है वो पंजाब सिंध रीजन में है। तो वो बोलन पास से होते हुए, यानी पहाड़ों में एक पास होता है जिसमें से कुछ लोग उसमें से एंटर हो सकते हैं, हालांकि बड़ी सेना भी एंटर हो सकती है लेकिन 1 by 1 करके। तो बोलन पास से होते हुए ये भारत के रीजन में प्रवेश करते हैं, इंदस वैली रीजन में प्रवेश करते हैं। इनका डिस्क्रिप्शंस जो है रामायण महाभारत में भी मिलता है और कालकाचार्य नाम के एक विद्वान थे, उनकी लिखी हुई पुस्तक, उनके लिखे हुए ग्रंथ में भी मिलता है। इनको रखा गया है कंबोज की श्रेणी में। इनको कंबोज और यवनों के साथ में रखा गया है क्योंकि दोनों ही बाहर के थे, विदेशी थे। तो यवन जो थे वो भी विदेशियों को ही रिप्रेजेंट किया गया है। फिर इनके अलावा इनको सगकुल का भी बताया गया है। सगकुल यानी कि बिलोंगिंग टू शकास, तो उसे ही रामायण महाभारत में या कालकाचार्य की राइटिंग में सगकुल या शका क्लैन से हुआ बताया जाता है। इन्होंने सौराष्ट्र में कब्जा किया था। सौराष्ट्र जो है गुजरात वाला साउदर्न रीजन, गुजरात को हम पॉलिटिकल मैप में देखते हैं तो उसके ज्योग्राफिकली 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। तो उसका एक सौराष्ट्र वाला रीजन है जो महाराष्ट्र से एडजॉइनिंग है। तो वहाँ पर उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था। फर्दर इनकी 5 ब्रांचेस थी टोटल। 5 ब्रांचेस में पहली ब्रांच थी उत्तरापथ जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला। दूसरी ब्रांच थी सेंट्रल इंडिया जिसकी कैपिटल थी मथुरा। तीसरी ब्रांच थी वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया के अंदर अलग अलग सब ब्रांचेस थी जिसमें आ जाता है अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, शकास had 5 branches and they established its domination in Uttarapath, Mathura. Further, they expanded into Avanti, Saurashtra and Maharashtra. इस तरह से इनका विस्तार बढ़ता गया और भारत की धरती पर इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ये एक्सटर्नल इन्वेडर्स थे, बाहरी आक्रमणकारी थे, लेकिन वक्त के साथ में ये आगे बढ़ गए थे। फिर हम बात करेंगे इस डायनेस्टी के आगे के रूलर्स के बारे में। अलग अलग डायनेस्टीज, अलग इनकी सब डायनेस्टीज भी थी। तो सबसे पहले ये तक्षशिला यानी उत्तरापथ में रूल करने वाले जो शका रूलर्स थे उनमें से 2 पॉपुलर रूलर्स थे, मावेस एंड एजेस। मावेस और एजेस वर अमंग द पॉपुलर शका रूलर्स रूलिंग इन तक्षशिला। आफ्टर दैट शका पावर वॉज डिमोलिश्ड बाय पल्लवास इन तक्षशिला, यानी कि तक्षशिला के अंदर पल्लवास ने इनके पावर को डिमोलिश कर दिया। पल्लवास के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, साउथ इंडिया की एक पॉपुलर डायनेस्टी थी, लेकिन तक्षशिला तो नॉर्थ इंडिया में आ जाता है। तो पल्लव कहाँ पर नॉर्थ इंडिया में होंगे? मतलब पल्लवास की भी एक डायनेस्टी रही होगी जो कि नॉर्थ इंडिया में रूल कर रही थी। पल्लव या पहलव वो वहाँ पर हुआ करते थे। पल्लव को लेकर बताया जाता है कि पल्लव जो है उनमें बौद्ध धर्म उन्हीं के ब्रांचेस से था जिसने चाइना में जाकर मेडिटेशन, मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को आगे बढ़ाया था। तो जब पल्लव डायनेस्टीज के लोगों के पास मार्शल आर्ट्स की फाइटिंग टेक्निक्स वगैरह थी तो उन्होंने शकास को इजीली ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पल्लवास जो है
यहाँ पर इन्होंने नॉर्थ इंडिया की वाले पल्लवास जो थे उन्होंने तक्षशिला के शकास को खत्म कर दिया था, उनके पावर को कंप्लीटली डिमोलिश कर दिया जाता है। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर, अब हम मथुरा वाली ब्रांच की बात करते हैं। शका रूलर ऑफ मथुरा, जिसमें नाम आता है पॉपुलर हमामश और हगान का। हमामश और हगान, दीज वर द अगेन पावरफुल रूलर्स, लेकिन ब्रांच अलग थी इनकी ब्रांच अलग होने के चलते इनको कहा जाता है शक क्षत्रप। इनको शक क्षत्रप कहा जाता है। पिछले वाले जो तक्षशिला वाले थे उनको शक क्षत्रप नहीं कहा जाता था, दे वर सिंपली कॉल्ड शका रूलर्स एंड दीज वर कॉल्ड शक क्षत्रप रूलर्स ऑफ मथुरा। इन्होंने अपने पावर को पंजाब तक एक्सटेंड कर लिया था, यानी कि पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब तक इन्होंने अपने रीजन को एक्सटेंड कर लिया था। अब यहाँ पर जैसे कि तक्षशिला वाले शकास को किसने हराया था? पल्लवास ने हराया। तो यहाँ पर इन शकास को कौन हराएगा? यहाँ पर कुशाणास हराएंगे, यानी कि एक आगे भी एक डायनेस्टी आने वाली है एक्सटर्नल इन्वेजन्स में। कुशाणास यानी कि एक्सटर्नल वालों को एक्सटर्नल वालों ने ही यहाँ पर मात दे दी है। इज दैट क्लियर? सो कुशाणास डिमोलिश्ड द शका पावर इन मथुरास। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट रीजन में भूमक और नहापान नाम के दो पॉपुलर रूलर्स थे। यहाँ पर हमें दो पॉपुलर रूलर्स ही मिलेंगे सभी में। तो ये शकास की शहारत डायनेस्टी वाले थे, मतलब ये सब ब्रांच थी तीसरी, शहारत डायनेस्टी। और इनका रीजन कौन सा था? गुजरात, महाराष्ट्र, काठियावाड़। दे एनेक्स्ड महाराष्ट्र, काठियावाड़ एंड गुजरात। महाराष्ट्र, काठियावाड़ एंड गुजरात, उसमें से पॉपुलर थे भूमक और नाहपान। सो इन्होंने अपने आप को कहा था शहारत डायनेस्टी ऑफ शकास। It is interesting that during the rule of Nahapan, India had cordial trade relations with the Western countries. ये एक स्मरणीय है कि नाहपान के राज्य के समय में भारत के विदेशों के साथ, खासतौर से पश्चिमी देशों के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्ते भी थे, अच्छे वैदेशिक संबंध भी थे। और ये हमारे को कहाँ से मिली जानकारी? दिस एविडेंट इज फ्रॉम द एक्सकावेटेड कॉइन्स फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड जोगलथम्बी। एक चीज़ और है कि नाहपान जो है, नाहपान के पावर को डिमोलिश करते हुए बताया गया है गौतमीपुत्र शातकर्णी। सातवाहनास आपको याद होगा, सातवाहन डायनेस्टी का ही एक पॉपुलर किंग हुआ करता था जिसका नाम था गौतमीपुत्र शातकर्णी। तो उस पावरफुल किंग के द्वारा जो है शकास को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। नाहपान ने काफ़ी पावर ऑब्टेन कर ली थी महाराष्ट्र, काठियावाड़, गुजरात रीजन में। तो गौतमीपुत्र शातकर्णी आकर उसके पूरे के पूरे रीजन को ख़त्म कर देता है। नासिक रॉक एडिक्ट में क्या बताते हैं कि गौतमीपुत्र शातकर्णी को शहारत डायनेस्टी का विध्वंसक कहा गया है, विनाशक कहा गया है। सो गौतमीपुत्र वॉज एड्रेस्ड एज डिस्ट्रॉयर ऑफ शहारत डायनेस्टी। शहारत डायनेस्टी में से पर्टिकुलर किसको? नाहपान को बताया गया है। फिर किंग चास्तन वो इस्टाब्लिश्ड द शका डायनेस्टी इन उज्जैनी इज मेंशन्ड अमंग द शका रूलर्स ऑफ उज्जैन एंड काठियावाड़। अब एक उज्जैनी वाले रीजन की बात करते हैं, यानी अवंती। हमने 5 ब्रांचेस पढ़ी थी, 5 ब्रांचेस में एक ब्रांच थी अवंती, के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो अवंती ब्रांच में किंग चास्तन के बारे में बताया जाता है। तो उसने बताया कि उसने उज्जैनी, काठियावाड़ रीजन्स में रूल किया था। इस डायनेस्टी में पॉपुलर किंग हुआ करता था रुद्रदमन या रुद्रदामन। रुद्रदामन जो था किंग चास्तन का ही पौत्र था, यानी कि पोता हुआ करता था। इसने अपने रीजन को काफ़ी दूर तक एक्सपांड किया था। इस डायनेस्टी के राजा जो थे रुद्रदमन, इसने ही कहा जाता है कि संस्कृत को काफ़ी बढ़ावा दिया था। भले ही वो बाहरी व्यक्ति था, लेकिन संस्कृत भाषा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। इन्होंने बुद्धिज़्म को बढ़ावा दिया, जैनिज़्म को बढ़ावा दिया। अब रही बात इनके पॉलिटिकल एम्पायर की, तो ये है ईस्ट वेस्टर्न मालवा, द्वारिका, जूनागढ़ जो है ये गुजरात के अंदर आता है, साउदर्न गुजरात में, साबरमती, मारवाड़, इंदस वैली रीजन यानी कि पाकिस्तान वाला रीजन, कोंकण यानी कि महाराष्ट्र वाला रीजन, और विंध्यन रेंज यानी कि मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट, ये इसमें आ जाता है। अब इस डायनेस्टी को ख़त्म किसने किया? इस डायनेस्टी को ख़त्म करने वाले व्यक्ति का नाम था विक्रमादित्य। उज्जैन का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था विक्रमादित्य। तो इस 5वीं ब्रांच का भी खात्मा जो है विक्रमादित्य ने किया। इस तरह से अलग अलग जगहों पर, कहीं पर पल्लवास ने किया पहली ब्रांच का खात्मा,
तो कहीं पर कुशानास ने किया, तो कहीं पर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया, तो कहीं पर जो है विक्रमादित्य ने किया, और एक दो जगह पर जो है धीरे धीरे वो अपने आप सिमट जाते हैं। फाइनली ये जो है चास्तन की जो डायनेस्टी है इट केम टू एन एंड इन 305 सी, 305 सी तक इस डायनेस्टी का पूरी तरह से काम तमाम हो जाता है। डायनेस्टी कंप्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।